हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12th के लिए। चैप्टर है ये 6th, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। ये है सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं। तो कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं? ये चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं उनको, कुषाण वंश को। इसी वजह से सम्राट कनिष्क ने अपना नाम और राजकीय भाषा भी बैक्टीरियन आर्य भाषा कर ली। इसी वजह से क्या कर रहा था सम्राट कनिष्क ने अपना नाम और राजकीय भाषा बैक्टीरियन आर्य भाषा कर ली थी। यहाँ एक मजबूत प्रमाण और मिल जाता है कि वो कुषाणा समुदाय में सम्मिलित हुए। एक और प्रमाण मिलता है जो बताता है कि कुषाण वंश कुषाणा समुदाय में शामिल हो गए और इस तरह पूरी तरह आर्य संस्कृति में कुषाण अपने आप को आत्मसात करके आर्यवर्त में शासन करने लगे। और इसी तरह से क्या हुआ, आर्य संस्कृति में जो कुषाण थे अपने आप को आत्मसात करके आर्यवर्त में शासन करने लग गए थे फिर वो। तो ये था टॉपिक कुषाण वंश के बारे में। नेक्स्ट है कुषाण राजतंत्र तथा प्रशासन। कुषाणों की प्रशासनिक तंत्र के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभवतः पूरा साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। जो भी कुषाण राजतंत्र था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था तथा हर क्षेत्र का महाक्षत्रप यानी कि जो सेनापति द्वारा संचालित होता था। जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वो सेनापति द्वारा चलाए जाते थे, जिसका सहायक क्षत्रप होता था और उसका जो हेल्पर जो होता था, सहायक कौन होता था? क्षत्रप होता था। सेनापति का सहायक कौन होता था? क्षत्रप। किंतु पूरे साम्राज्य में कितने क्षेत्र थे ये ज्ञात नहीं है। मतलब ये नहीं पता कि पूरे राजतंत्र में साम्राज्य में कितने क्षेत्र थे, उनको नहीं पता। सूत्र इंगित करते हैं कि कुषाण घुड़सवार और घुड़सवारी करते समय पतलून का प्रयोग करते थे। जो सूत्र हैं या बताते हैं कि जो कुषाण थे जब वो घोड़ा चलाते थे, घुड़सवारी करते थे, घुड़सवारी तब वो पजामा टाइप पहना करते थे, पतलून पहना करते थे। मथुरा में पाई गई शीर्ष विहीन मूर्ति से इस बात की जानकारी मिलती है। कुषाणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देवपुत्र शीर्षक का प्रयोग है, जिसका अर्थ है भगवान की संतान। कुषाण देवपुत्र शीर्षक का यूज क्या करते थे अपने लिए, जिसका मतलब क्या है? भगवान की संतान। ये कुषाण शासकों द्वारा दिव्यता के दावे की ओर संकेत करता है। जो कुषाण शासक है उनकी दिव्यता के दावे की ओर ये संकेत करता है। तो ये था कुषाण राजतंत्र तथा प्रशासन के बारे में। फिर है कुषाणों की उपलब्धियां। क्या क्या कुषाणों की उपलब्धियां थी या उन्होंने क्या अचीव करा? प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश जीवन के हर क्षेत्र में अपने विशेष योगदान की वजह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके विशाल साम्राज्य की वजह से आंतरिक तथा बाहरी व्यापार में प्रगति हुई। तो उनकी पहली उपलब्धि क्या थी? आंतरिक तथा बाहरी व्यापार में प्रगति होना और इसके फलस्वरूप नए केंद्रों का उदय भी करा गया। दूसरी उपलब्धि क्या थी? नए केंद्रों का उदय करा गया। कुषाण काल की संपन्नता की झलक उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाले सोने तथा तांबे की मुद्राओं से भी मिलती है। तीसरी उपलब्धि क्या है? उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाले सोने और तांबे की मुद्राएं। आपको इन पूरे जो भी पढ़ाया गया है आपको पॉइंट में लिख लेना है सबको। देखो, फोर्थ बताता है साहित्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की। आयुर्वेद का जनक माने जाने वाले चरक ने चिकित्सा आधारित पुस्तक चरक संहिता की रचना की। वही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र की रचना की। दोनों ही विद्वान कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। तो ये सारी इनकी उपलब्धियां थी कुषाणों की। इनको पॉइंट में लिखना है आपको।
कुषाणों ने मूर्ति कला की गंधार तथा मथुरा कला को संरक्षण प्रदान भी किया, जो कि बुद्ध तथा बोधिसत्वों के प्रारंभिक छवियों के सृजन के लिए भी विख्यात हैं। तो ये थी कुषाणों की उपलब्धियां। नेक्स्ट है खारवेल कौन थे। खारवेल 193 ईसा पूर्व 193 ईसा पूर्व कलिंग में राज करने वाले महामेदवाहन वंश की तृतीय एवं सबसे महान और प्रख्यात सम्राट थे, जो कि कहाँ के थे। कलिंग अभी कहाँ पर है, ओडिशा में है। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है, जो उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराते हैं। खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इस शिलालेख के अनुसार वे जैन धर्म का अनुयायी थे। तो जो खारवेल थे वो किसके अनुयायी हुआ करते थे, जैन धर्म के। उन्होंने जैन समणों की एक विराट सभा का भी आयोजन किया था। तो आपने पढ़ा ये खारवेल के बारे में कि खारवेल कौन थे। फिर आता है क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बताएं। मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य ने अपने दूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगे, तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। जब मौर्य वंश की शक्ति शिथिल हो रही थी, जब मगध साम्राज्य ने अपने सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लग गए वो भी, तो कलिंग भी वहां से स्वतंत्र हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा शिलालेख किसे कहते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी मिली, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ, उसे हाथी गुम्फा शिलालेख कहा जाता है। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्तीर्ण कराया था। इसे किसने उत्तीर्ण करवाया था, कलिंग राज खारवेल ने। ये लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। चेदी वंश में महामेदवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ था, जिसने मौर्यों की निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तो कलिंग पे अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करा था महामेदवाहन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवाहन वंश के बारे में। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभरा। सातवाहन शासकों में महानतम शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी को माना जाता है। तो सातवाहन शासकों महानतम शासक किसे माना जाता है, गौतमी पुत्र शतकर्णी को। सबसे पश्चिम भारत के शक शासक नेहपन को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय उसे दिया जाता है। तो उसने क्या कहा था, पश्चिम भारत के शक शासक नेहपन को हराया था और सातवाहन साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। आप इन सबको जब पॉइंट में लिखोगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। उसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान थी। तो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान में थी, जो कि अभी पैथन है। तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में सातवाहन वंश का पतन हो गया। तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में सातवाहन वंश का पतन हो गया था तथा इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित भी हो गया था। नेक्स्ट है सातवाहन राजव्यवस्था तथा प्रशासन। सातवाहन साम्राज्य आहार तथा राष्ट्र रूपी उपविभागों अर्थात जिलों में विभाजित था। प्रशासन की लघुतम इकाई ग्राम थी, जिसकी अध्यक्ष ग्रामिका हुआ करता था। राजा के सहायक तथा मंत्री के रूप में आमत्य का भी विवरण मिलता है। नगद तथा वस्तु दोनों ही प्रकार के राजस्व एकत्र किए जाते थे।
कि नगद और वस्तुएं दोनों प्रकार के राजस्व भी स्वीकार किए जाते थे। भारतीय इतिहास में प्रथम बार सातवाहन शासकों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए बौद्ध तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूदान की व्यवस्था की। उन्होंने क्या करा, सातवाहन शासकों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए बौद्धों को और ब्राह्मणों को टैक्स फ्री भूदान की व्यवस्था करवाई थी। बाद के काल में यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे तथा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना अपना प्रथम उद्देश्य भी समझते थे। नेक्स्ट आता है गांधार कला के बारे में। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। यह अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधार शैली किसे कहा जाता है। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और कनिष्क प्रथम के समय इसका उदय हुआ। तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती, बामियान आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे। इसमें स्वाद घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। तो इसमें भूरे रंग का के पत्थरों को काले स्लेटी पत्थरों का यूज हुआ और उसका विकास कब हुआ? कुषाण काल में। गांधार कला को दो खंडों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रारंभिक गांधार कला में तथा परवर्ती गांधार कला में। प्रारंभिक गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ तथा प्लास्टर का उपयोग करके किया जाता था। परवर्ती गांधार शैली में पाषाण का उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। इस कला शैली पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो ये है गांधार कला के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और भी इस दौर में गांधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं देखी गई। एग्जाम में विशेषताएं भी पूछी जाती हैं जो इस प्रकार है। मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया जाता था उसमें। शरीर पर पारदर्शक वस्त्र का सिलवटों के साथ प्रयोग, अनुपम नक्काशी। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि यूनानियों को सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। तो बौद्ध धर्म की मूर्तियों को बहुत सुंदर बनाया जाता था और यूनानियों के सौंदर्य देवता की तरह बनाते थे, अपोलो की अनुकृति लगती है। इसमें बुद्ध को प्राय घुंघराले बाल व मूछ, लालट पर अरना यानी भौरी, सिर के पीछे प्रभाव मंडल, वस्त्र सलवट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया। इस कला में प्रयुक्त चिड़ियों की पूंछ जैसी परतें रोम में हैड्रियन काल की हेलेनिस्टिक शैली का अनुकूलित रूप माना जाता है। तो ये है गांधार कला के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा काम किया गया था। लास्ट टॉपिक है संगम काल के बारे में। दक्षिण भारत, जो कि कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। 300 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 300 साल पहले से ईसा मसीह के 300 साल बाद तक को संगम काल कहा जाता है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। तो क्या था वो? संगम क्या था? तमिल कवियों का संगम या सम्मेलन, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। तो प्रमुखों द्वारा या राजाओं द्वारा संरक्षण में आयोजित होता था। ये 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। जब पांड्य राजा हुए तो उन्होंने संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया था। ये साप्ताहिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों के बारे में पता चलता है। कौन से? तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया, जिसे में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में 3 संगम थे, जिसे क्या कहा जाता था? मुचंगम।
तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होते हैं। बाकी सभी चैप्टर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।